नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार और मैं रविरंजन नीले। हमारे बीच आज उपस्थित हैं प्रोफेसर कौशलेंद्र प्रसाद, जो कि पहचान के मोहताज नहीं हैं। वर्तमान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या रहा है इनका राजनीतिक सफ़र, कैसे तरी से चलकर गया में पहुँचे हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले जिस गांव में हमने जन्म लिया, उस गांव में शिक्षा का कोई आधार नहीं था और हमारे घर में हमेशा एक शिक्षक रहा करते थे। हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पर जो भी शिक्षक जिनकी बहाली होती थी, पोस्टिंग होती थी, वे मेरे ही घर पर रहते थे और इसी से हमारे घर में शिक्षा की ज्योति आई, शिक्षा की समझ आई। वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम पांडेपुरा हाई स्कूल में, जो आज चतरा जिला में पड़ता है, झारखंड में, वहाँ से हमने 1978 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद हम गया आ गए। गया कॉलेज से इंटरमीडिएट और बीएससी करने के बाद हम उच्च शिक्षा के लिए, उस समय मगध विश्वविद्यालय का सत्र बहुत पीछे चल रहा था। एमएससी करने में 4-4 वर्ष लग जाया करते थे, तो हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया मैथ डिपार्टमेंट में और 2 वर्ष में 1987 में हम वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके बिहार में आए। जब हम एमएससी पढ़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश में आप लोग समझिए कि छात्र की जो राजनीति होती थी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन का बहुत ज़बरदस्त चुनाव होता था और राजनीति की जिज्ञासा वहीं से उत्पन्न हुआ। ज़बरदस्त चुनाव होता था, वहाँ पर सवर्णों का बोलबाला था और पिछड़ी और दलित जातियाँ वहाँ पर बहुत अपने आप को दबा हुआ महसूस करता था। हम लोग बिहार से बहुत सारे लोग वहाँ पर विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और बिहार में वैसा नहीं था जैसा गोरखपुर में था। हम लोग यूनाइट हुए, अगल बगल के गांव में जाकर जागृति फैलाने का काम किया और सहयोग मांगा हम लोगों ने। उन लोगों ने सहयोग देने का वादा किया कि आप लोग स्टैंड कीजिए, हम लोग जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम आपके साथ हैं। और हम लोगों ने वहाँ पर अपने कैंडिडेट को उतारा, छात्र राजनीति में पिछड़े वर्ग के ललन सिंह यादव को, और हम लोगों ने अपने वोट का ध्रुवीकरण किया। हम लोग सफल तो नहीं हो पाए, जीत नहीं पाए, लेकिन एक राजनीतिक दिशा देने का काम हम लोगों ने किया, प्रयास किया कि पिछड़े वर्ग के लोग भी यहाँ स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में उतर सकते हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं। वहीं से प्रेरणा मिली। जब वहाँ से हम डिग्री लेकर गया में आए तो यहाँ पर भी किसी जात विशेष का मगध विश्वविद्यालय में दबदबा था। लोग पटेल जयंती मनाने का पुरजोर विरोध कर रहे थे। मतलब उस समय पटेल जयंती भी नहीं मनाने दिया जाता था। तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाया। गोली चली उस कार्यक्रम को मनवाने के लिए। क्या बात है सर? करीब 1988 की बात है। यह कांग्रेस की सरकार होगी। कांग्रेस की सरकार थी। नीतीश कुमार के पास भी हम लोग जाते थे, पटेल छात्रावास के माध्यम से हम जाते थे, लेकिन हम लोग को रिस्पांस नहीं मिलता था वहाँ पर कि तुम ही लोग बदमाशी कर रहे हो। उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर मनाए, गोली चल गई। मैनेजर बाबू चाहे नंद जी कुमार, जो बाद में वीसी बने, वो रन छोड़ के भाग गए मगध विश्वविद्यालय से। फिर हम लोग उनको ले गए वहाँ से। मंगनी लाल मंडल मुख्य अतिथि बन के आए थे।
राजेश जी को गोली लगी थी मोचारिम के। हम लोगों ने उनको हॉस्पिटलाइज करवाया। फिर हमको बोलने का अवसर मिला। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को मैंने मुखर अंदाज में रखा। मंगनी लाल मंडल उससे प्रभावित हुए और राजेश जी को देखने गए। बाद में हम लोग मगध विश्वविद्यालय राजद का उनको हम लोग अध्यक्ष बनवाए, राजेश जी को मोचारिम के। इस तरह से राजनीति का थोड़ा सुबुगाहट हुआ और उसके बाद 1994 में नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ। लालू जी से अलग हुए। हम लोग विकल्प की तलाश में थे। उस राज से छुटकारा मिले। हम लोग नीतीश कुमार से मिले। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि आप अपने आप को केंद्र बिंदु मानते हुए आप राजनीति में हमारा साथ दीजिए, हमारी सरकार बनवाइए, हमारा काम कीजिए, हम आप लोगों पर ध्यान देंगे। और वहीं से मेरा पूर्णतः राजनीति का शुभारंभ हुआ 1994 जनता दल जय के समय से। जय के मतलब क्या? जनता दल जय का मतलब है जॉर्ज फर्नांडिस वहाँ पर भूमिका में थे। उसके बाद में समता पार्टी बनी, लगातार उसमें लगे रहे। ये वो समय 90 की जो दशक था, उस समय बहुत उथल पुथल मच रहा था राजनीति में। कई राजनीतिक पार्टियां बन रही थी, फिर मेल हो रहा था। क्या था उस समय, थोड़ा विस्तार से बताइए। लालू जी के राज से लोग मनो दहशत महसूस कर रहे थे। उस जंगल राज से लोग छटपटा रहे थे और विकल्प की तलाश में थे कि हम किधर जाएं ताकि हमारा इज्जत बच सके, हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें, हम बाल बच्चे को शिक्षा दिला सकें, हम अपना व्यवसाय कर सकें। और ठीक उसी वक्त 1994 में नीतीश कुमार जी अलग हुए। छटपटाहट में वो भी थे। वो भी चाहते थे कि बिहार पटरी पर आए, लेकिन लालू जी और उनके लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। शासन का दुरुपयोग कर रहे थे और उससे ऊब के हम लोग नीतीश कुमार का दामन थामा और लगा ऐसा कि लवकुश समीकरण अगर कामगर हो गया और लोगों का समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से इस सत्ता का परिवर्तन होगा और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ये आपने बात की लवकुश समीकरण, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि लवकुश समीकरण क्या होता है। लवकुश मतलब कि कोयरी कुर्मी। लव प्रदर्शित करता है कुर्मी को और कुश प्रदर्शित करता है कोयरी को। कोयरी कुर्मी माने 3 मुख्य धड़ा था पिछड़ी जातियों में, यादव, कोयरी और कुर्मी। लेकिन वहां पर सोशल जस्टिस लालू जी के राज में नहीं हो रहा था। मनो लवकुश के लोग ही दबाए जा रहे थे, उनकी जमीन हड़पी जा रही थी, उनसे रंगदारी टैक्स मांगा जा रहा था। हम बेबाक शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। और जब नीतीश कुमार ने हुंकार भरा तो हम लोग को लगा कि लवकुश को शासन सत्ता का लाभ मिलेगा, अपने आप को सुरक्षित हम अपने आप को महसूस करेंगे, व्यवसायी वर्ग पुनः बिहार में टिकना शुरू कर देगा और बिहार में प्रगति होगी। इसी बात से प्रेरित होके हम लोग नीतीश कुमार के साथ आए और लगातार रहे उनके साथ। आज से 10 साल लगभग पहले जब उदय नारायण चौधरी जी वहाँ से विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और नीतीश कुमार और हम लोगों के बीच में कहीं न कहीं वो दरार पैदा करने का काम वो कर रहे थे। कई दफ़ा नीतीश कुमार के यहाँ जाकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास 10 गो वोट भी नहीं है वो आपको इधर उधर की बात करते हैं। कहने का ये मतलब कि नीतीश कुमार से हम लोग की नज़दीकी चौधरी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था।